हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करियरविल। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज साइंस में हम लोग बायोलॉजी का आगाज करने वाले हैं। तो साइंस में जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है बायोलॉजी। तो एक बार सभी लोग लाइव आए और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हमारे साथ विपिन यादव हैं, पुरुषोत्तम शाह हैं हमारे साथ, और तनु सिंह हमारे साथ हैं, अकबर अली हमारे साथ हैं। वीडियो नहीं चल रही है, अब चल रही होगी। तो एक बार सभी लोग बताएं कि सब कुछ ठीक है, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो आज के सेशन का होगा आगाज यानी शुभारंभ। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजी को। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में आपको बताएंगे, साइंस के ब्रांचेस के बारे में बताएंगे, और तब चलेंगे हम लोग बायोलॉजी पे। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, आज के सेशन का होगा शुभारंभ यानी आगाज। ठीक है जी। और आपके कमेंट्स इतने तेजी से आते हुए, नाम इतने तेजी से भाग रहे हैं कि मैं पढ़ने में सक्षम नहीं हूं। सुशांत हमारे साथ हैं, साधना, सौरभ, प्रदीप, सिमरन, विपिन यादव, अमित, तरुण सैनी, मनीष कुमार, भावना, इंद्रेश, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे, स्वागत सभी का, राम राम सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? तो साइंस को पढ़ रहे हैं। तो साइंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो साइंस है माय डियर फ्रेंड्स, साइंस, तो ये जो शब्द साइंस है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो शब्द साइंस है, विज्ञान है, ये एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। कौन सा शब्द है? एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है साइंटिया। एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नॉलेज। तो बहुत सारे ज्ञान की बातें होने वाली है। नॉलेज यानी ज्ञान। तो वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड या डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। शब्द साइंस एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो हम लोग काफी ज्ञानी बनने वाले हैं, ज्ञान की बातें होने वाली हैं। ठीक है जी। चलिए अब आ जाइए, साइंस क्या है? तो हमने यहां पे अभी बताया आपको कि विज्ञान शब्द एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। फिर आते हैं हम लोग साइंस के ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, है ना। विज्ञान के शाखाओं की बात कर लेते हैं कि विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो विज्ञान की दो शाखाएं बनाई गई हैं। एक है द नेचुरल साइंस, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम जीवन की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीवन का जिक्र करते हैं, जिसमें भी जान है, जो लिविंग है, उसका अध्ययन हम कहां कर रहे हैं? बायोलॉजी में। गोलू साहब, राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की, विज्ञान के शाखाओं की। विज्ञान के शाखाओं की, ब्रांचेस ऑफ साइंस, दैट इज विज्ञान की शाखाएं। तो विज्ञान को जैसा कि आप जानते हैं कि दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक विज्ञान, द नेचुरल साइंस, जिसको हम बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें भी जान है, जिसमें भी जीवन है, उन सभी का अध्ययन या उन सभी बातों का जिक्र कहां होता है? बायोलॉजी में होता है। तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम है द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें जीवन की बातें होती हैं, जिंदगी का जिक्र होता है। और दूसरी जो शाखा है साइंस की,
वो है माय डियर फ्रेंड्स, वो शाखा कहलाती है आपकी द फिजिकल साइंस। यानी जिंदगी के अलावा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा, सजीवों के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन फिजिकल साइंस में होता है। और फिजिकल साइंस के भी दो ब्रांचेस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसे मैं कहूं कि भाई ये हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, आपके घर में बल्ब कैसे जल रहा है, वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रहा है, इन सभी चीजों का जिक्र भौतिकी में होता है। और जैसे मैं कहूं कि पानी, दो गैस के मिलने से पानी बना है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दो गैसों के मिलने से पानी बना है। तो इस तरह की बातों का अध्ययन कहां पे होगा? तो केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को, जिसमें जिंदगी की बातें होंगी, जीवन का जिक्र होगा। तो आज के सेशन में हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक को पढ़ने का अंदाज क्या होगा, सिलसिला क्या होगा। क्योंकि बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या? जिस्म का अध्ययन है। प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं, तो जिस्म को पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, है ना। तो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी ताकि हमारी समझ में आए, तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पहला टॉपिक भी आज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, अभी वही बात हम कर रहे हैं कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। आज कमेंट आपके इतने तेजी से आ रहे हैं ना कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, और तुरंत कमेंट नीचे चला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कांस्टेबल जो भी एग्जाम है जहां पर बायोलॉजी आती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल लाइव है आशुतोष, है ना। कमेंट्स जो हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि इतने बच्चे हैं इसमें और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक कमेंट दिख नहीं रहा तब तक दूसरा आ जा रहा है। अर्शी अंसारी, अश्विनी कुमार, राधे राधे, ठीक है, राम राम, जयप्रकाश मौर्य। अब समझ में आया कि क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं कि भाई फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो वो अलग ब्रांच हो गया। हम लोग बात करेंगे किसकी? बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, है ना। प्रैक्टिस जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल पर चलता रहेगा। सीडीएस के लिए, ओटीए के लिए, एफ कैट, एनडीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी, जीडी, एसएससी, कोई भी एग्जाम है वो सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो 2 से 3 महीने लगेंगे आपको सिलेबस को कंप्लीट होने में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा आपका बायोलॉजी। अब आ जाइए कि अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो ये जो शब्द बायोलॉजी है वो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है ना। साइंस शब्द दो लैटिन शब्दों के मिलने से बना था, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। कौन सा है? दो ग्रीक शब्द। पहला शब्द है बायोस, जिसका मतलब आप जानते हैं कि होता है जीवन, और दूसरा शब्द होता है लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन। तो बायोस और प्लस लोगोस दो शब्द मिले तो शब्द बना हमारा बायोलॉजी। और दोनों की मीनिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान में जीवन की बातें होती हैं, सजीवों की बातें होती हैं, है ना। तो जिसमें भी जान है, जिसमें भी जिंदगी है, उसकी जो बातें होंगी वो कहां तक होंगी, किसमें होंगी? तो आप कहेंगे सर वो होगी आपकी बायोलॉजी में। किसमें होगी? बायोलॉजी में। सो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवन या सजीवों का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो अभी पहले हम बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर सिलेबस दिखा देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि लेवल क्या होगा पढ़ने का, कौन कौन से एग्जाम आप इससे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाएगा। तो जिसमें भी जान है, जिसमें भी जीवन है, उसकी बातें कहां होनी है? जीव विज्ञान में। तो भाई साहब, जीवन पौधों में भी है और जंतुओं में भी है। जीवन पौधों में भी है और जंतुओं में भी है, दोनों लिविंग है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क भी है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। उस डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजी के दो ब्रांच बनाए गए।
बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी के दो ब्रांचेस बनाए गए, बॉटनी और जूलॉजी, ताकि स्टडी को सिंपल सिंपल किया जा सके। तो आप लोग लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं। बायोलॉजी को दो ब्रांच में बांटा गया है, एक है आपका बॉटनी यानी पादप विज्ञान, और दूसरा ब्रांच हमारा है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। देखिए बायोलॉजी का मतलब है जीवन का अध्ययन, जिसमें भी जान है उसकी बात होगी बायोलॉजी में। जान पौधों में भी है, जंतुओं में भी है ना। हाँ, वो अभी समझ में आ जाएगा, कितने क्लास में खत्म होगा। अभी हम सिलेबस पे आ रहे हैं, इसके बाद पहले इंट्रोड्यूस कर लें, ठीक है। तो बॉटनी में हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की बात करते हैं, पादपों की बात करते हैं, यानी पौधे का जिक्र करते हैं। तो पौधों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी में, और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में, एनिमल्स। और दोनों का अध्ययन एक साथ क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब है जीव विज्ञान, जिसमें भी जीवन है। तो जीवन पौधों में भी है, लेकिन पौधे थोड़े अलग किस्म के हैं। जीवन जंतुओं में भी है, जैसे हम लोग जंतु हैं। तो अलग से पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है, अलग से जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। दोनों का अध्ययन एक साथ बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो वर्ड बायोलॉजी है वो किसने दिया था, 3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी, जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं वो भी। तो शब्द बायोलॉजी किसने दिया था, और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। फिर आपको बतलाना है कि बॉटनी का जनक किसे कहते हैं, बॉटनी का फादर किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एंड फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्ड बायोलॉजी वाज गिवन बाय, जो जीव विज्ञान शब्द है उसे दिया था 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। तो शब्द जीव विज्ञान किसने दिया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस ने, 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं एरिस्टोटल साहब को, है ना, अरस्तु साहब को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। नाउ टेल मी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है एक साइंटिस्ट को जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। लेकिन अगर मैं कहूं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। एरिस्टोटल साहब को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इतना लिख लीजिए आप लोग। क्या बात है, अमन चौहान, वनिता साहू, राजन कुमार, ऋतिक फौजदार, यश, अमन शेखर, खुशी कुमारी, अरिस्टोटले, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थियोफ्रेस्टस, सतीश कह रहे हैं जय हो गुरुजी की, शुक्रिया आपका। थियोफ्रेस्टस, अमन, महेश, ठीक है जी। डार्क रिएक्शन तक हो गया था, कोई बात नहीं है, चलिए पढ़ लीजिए, फिर उससे आगे चलेगा। तो शायद लगता है एक आध क्लास आप लोगों के बैच में लग चुकी है। राधे राधे मुकेश साहब, जय भीम, जितने लोग भी हैं। ओके, जरा इनकी तस्वीरें भी देख लो आप तो अच्छा लगेगा। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु साहब को। ये आपके अरस्तु हैं, देखिए, स्टाइलिश हैंडसम आदमी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु साहब को।
अरस्तु साहब को कहा जाता है। तो थोड़ा तस्वीर देखने से अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाती है बातें। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आ जाइए। मैंने कहा कि जो शब्द बायोलॉजी है वो देने वाले थे दो साइंटिस्ट, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम क्या है, ट्रेविरनस। इनकी भी तस्वीर देख लीजिए, ये आपके ट्रेविरनस साहब हैं और ये आपके लेमार्क साहब हैं। देखिए हेयर स्टाइल देखिए इनका, और जरा कपड़े लत्ते वगैरह देखिए, पहले के लोग ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। देखिए हाँ, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अभी पूरा हम सिलेबस बता देंगे, है ना। और हम लेवल जो है वो बतला रहे हैं कि आपको कैसे लेवल देंगे। ये फर्स्ट क्लास है ना। हाँ, तो कुछ लोगों में लगता है लग चुकी है, वो कह रहे हैं कि सर डार्क रेशन तक हो चुका है, तो उनसे मैं माफी चाहता हूँ। वो एक दो क्लास बर्दाश्त कर लें। हाँ, ट्वेल्थ में काम आएगा बिल्कुल, बेसिक्स हम 6 to 12 चल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं कि भाई हमारा जो पढ़ाने का जो लेवल होगा वो क्या होगा। तो देखिए हमारा पढ़ाने का जो सबसे पहले तो बाइलिंगुअल चलेगी क्लास, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हों, इंग्लिश मीडियम के छात्र हों। पढ़ाने का जो लेवल होगा हमारा वो 6 to 12 होगा। क्योंकि देखो आप लोगों के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो सीडीएस, एनडीए, पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, जो भी एग्जाम हो, एफ कैट, ठीक है, टीचिंग लेवल के जो एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप 6 to 10 सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो लगभग आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी 20% क्वेश्चन के लिए आपको 11th और 12th जो है के लेवल पे आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, सब नहीं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बुक जो हम लोग फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी का दामन नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे। तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास से और चलेंगे 11th या 12th लेवल तक। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, एकदम खत्म है, आपका चौपट है बायोलॉजी। ठीक है, तो वो बच्चे जिनको बायोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है उनके लिए भी बहुत कुछ है, और जिनको लगता है कि हम तो बायोलॉजी में बहुत महान हो गए हैं, हमें बहुत बायोलॉजी आती है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ है ना। चलिए, तो बायोलॉजी से इश्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इश्क हो जाएगा कुछ ही दिनों में आपको, है ना, मजा ही आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जिस्म। बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप यहां से फॉलो करेंगे। बाकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप बनाएंगे, आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो भी है, यूपी एसआई, दरोगा, सिपाही जो भी आ रहा है अभी, सब के लिए रामबाण होगा ये, है ना, एकदम बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो मजा आ जाएगा, घबराइए मत आप, बस हम पे यकीन रखिए। तो सिलेबस क्या होगा, सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा प्लांट न्यूट्रिशन, है ना, पादपों में पोषण। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पादपों में पोषण, पहला जो टॉपिक होगा। उसके बाद हम चलेंगे जंतुओं में पोषण स्टार्ट करेंगे, जंतुओं में पोषण। ठीक है जी, उसके बाद चलेगा हमारा श्वसन। अब देखिए श्वसन में दो टॉपिक छुपे हुए हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फिर हम चलेंगे सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, अब इसमें भी दो टॉपिक छुपे हुए हैं, सर्कुलेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम बात करेंगे अपने दिल की, हृदय की, ब्लड की, ब्लड वेसल्स की, दिल कैसे धड़कता है, दिल में जो आवाज आती है लब डब ये कैसे आती है, हार्ट अटैक कैसे आता है, दिल धड़कने का सबब याद आया, सबब मतलब वजह, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो दिल धड़कने का सबब याद नहीं होती, हम लोग पढ़ेंगे एसे नोड होता है जहां से धड़कनों की उत्पत्ति होती है, और एसे नोड को पेसमेकर कहते हैं दिल का, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। कमेंट मत कीजिए क्योंकि इतने तेजी से कमेंट आ रहे हैं कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। हाँ, पीएनजी मिलेगी, बिल्कुल लाइव है हिमांशु, रिकॉर्डिंग नहीं डाली गई है भाई साहब, है ना,
लाइव क्लास है तो लाइव ही चलेगी। दिल कैसे लगता है, इश्क क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसी में, बायोलॉजी में, क्यों टेंशन में है। इश्क तो केमिकल लोचा ही है। ठीक है जी, ग्रुप डी ग्रुप ए सब हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन, जंतुओं में पोषण, जिसमें हम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जंतुओं में पोषण है ना, सॉरी, जंतुओं में प्रजनन की बात करेंगे। उसके बाद बॉटनी पे आ जाएंगे, प्लांट यानी पौधों में प्रजनन या पादपों में प्रजनन। घबराइए मत, आपके सारे सवाल अभी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब रिप्रोडक्शन के ही है, हमने अलग अलग टॉपिक दे दिया है। एनिमल रिप्रोडक्शन अलग है, प्लांट रिप्रोडक्शन अलग है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है। ठीक है साहब, ठीक है जी। चलिए, एसएससी प्रथम 1 बैच में पूरा कंप्लीट हो गया है क्या बायोलॉजी? ओके, अगर उसमें कंप्लीट हो गया तो उसको रिमूव कर देंगे। एक बार आप लोग बता दीजिएगा, वैसे हम चेक कर लेंगे एसएससी प्रथम में अगर है तो। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसमें हम सारे कोशिका और कोशिका अंगकों के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में कि भाई ये डीएनए क्या है, डीएनए क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में बात कर लेंगे। फिर जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे, सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, तो एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एनिमल टिश्यू कितने तरह का होता है ना। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है ना। हाँ, PYQ हम लोग अपलोड करेंगे और हम अपने YouTube चैनल पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपको। ठीक है, तो थ्योरी यहां से चल जाएगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो हमारे YouTube चैनल पे होती रहेगी। ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, जिसमें हम आपके हड्डियों के बारे में बात करेंगे, मानव कंकाल तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त, रक्त भी आपका टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद होगा हमारा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसमें हम आपके ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शंस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। एनिमल टिश्यू के बाद प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो पादप उत्तक का जिक्र होगा। उसके बाद हमारा आएगा अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र जिसमें सारे ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे और इसी में बात हम लोग करेंगे कि कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल इश्क के लिए जिम्मेदार होता है, ये एक्चुअली में इश्क होता क्या है, और जब इश्क होता है तो कौन कौन से केमिकल्स आपकी बॉडी में स्रावित होते हैं, सेक्रेट होते हैं। तो जितने भी ग्रंथि हैं उन सभी से निकलने वाले हार्मोन, उसके फंक्शन सब पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। और देखो इस टॉपिक के बिना तो क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है, और वो है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, उसके बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन वाला, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा ये पर मजेदार भी रहेगा, एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत। एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पादप जगत की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किंगडम फंजाई यानी कवक जगत, जिसमें कवकों के बारे में बातें होंगी डिटेल से, कवक जगत के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारा होगा किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। फिर हमारा होगा अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, के गुण माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं, मेंडल का प्रयोग, उनके नियम वगैरह की बात करेंगे। और फिर होगा हमारा जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास, कि भाई जीवों में कैसे कैसे परिवर्तन हुए, जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। और एक टॉपिक तो यहाँ पे मैं लिखना ही भूल गया, वो है विटामिन्स,
इसके बिना भी टॉपिक नहीं बनता, क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। विटामिन, ठीक है जी, विटामिन। ये हमारा होगा 25वां टॉपिक। और इन टॉपिक्स में कई कई टॉपिक्स छुपे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये तो हुआ हमारा कि सिलेबस के हम कैसे पढ़ेंगे, किस अंदाज में पढ़ेंगे बायोलॉजी को। कौन सा बैच प्रवीण शर्मा? शाम को जो 4 से 5 चल रहा था ना केमिस्ट्री, हाँ वो तो सही हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो इसमें से अगर हम बात करें कि इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो हेल्थ एंड डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड हो गया, और न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हो गया, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। वैसे तो जो भी हम पढ़ेंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका प्लांट न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? प्लांट न्यूट्रिशन, पादपों में पोषण, पादपों में पोषण। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। बिल्कुल काम आएगा राज त्रिपाठी जी। इन्वायरमेंट का टॉपिक तो केमिस्ट्री में पढ़ा दिया ना, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, उसमें आ जाएगा। तो लगभग यहां पर आपको लगेंगे 40 से 50 क्लासेस, 40 से 50 क्लासेस में ये हमारा खत्म हो जाएगा। 2 से 3 महीने लगेंगे बायोलॉजी को पूरा खत्म होने में, ठीक है जी। अच्छा, प्रथम में 3 क्लास हुए, ठीक है, तो अब रेगुलर हो जाएगी। नहीं, नीट के लिए और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। प्रभांशु विजय साहब, हाँ केमिस्ट्री पूरा हो गया, ठीक है। चलिए, बिहार पुलिस दारोगा जो भी है सब कंप्लीट हो जाएगा इससे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, पौधे स्वपोषी होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, स्वयं, खुद। और ट्रॉफ मतलब क्या होता है? तो आपने कहा सर न्यूट्रिशन, यानी पोषण। ऑटोट्रॉफिक होते हैं कौन? प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण ऐसा नाम क्यों पड़ा? ये भी 2 शब्दों के मिलने से बना है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, कुछ बना लेना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण, यानी बनाना, कुछ बनाना। तो फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट के हेल्प से बनाना क्या? फूड। तो पौधे लाइट के हेल्प से बना लेते हैं भोजन, इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। अब मुझे आप एक बात बताइए कि पौधे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वो सारे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। जैसे एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं? या तो पौधे को खा जाते हैं या किसी दूसरे एनिमल को खा जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी क्या खाते हैं? पौधे को खाते हैं। शेर, चीता जंतु को खा जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पौधों के अलावा और कौन कौन से जीव ऑटोट्रॉफिक हैं, नोट करके आप जरा मुझे बताइए, लिख लीजिएगा कहीं पर कि अगर मैं पूछूं कि भाई ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है हिंदी में स्वपोषी। क्या होता है भाई साहब? स्वपोषी। तो प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट के अलावा और कोई भी जीव है जो ऑटोट्रॉफिक है, यानी जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाएंगे। तो ऑटोट्रॉफिक में एक हो गए आपके प्लांट्स यानी पौधे,
आप मुझे बताइए पौधों के अलावा और कौन कौन से जीव अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं? बताइए। हाँ, साथ साथ नोट्स कर सकते हैं या बाद में भी नोट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, है ना? तो देखिए हर बच्चे का अपना अलग अलग तरीका होता है नोट्स बनाने का। जैसे मैं कहूँ कि मेरे साथ ही बना लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे हैं कि वो लोग पढ़ने के साथ साथ लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते। वो चाहते हैं कि हम पहले क्लास को पूरा समझें बाद में लिख लें। तो आपका अपना तरीका है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। पहला तरीका है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि भाई ये जो लेक्चर आपको मिलता है अभी, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, और ये जो पीएनजी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीएनजी भी आपको मिल जाती है। तो आप पीएनजी से नोट्स बना लो या लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5 गुना स्पीड पे बना लो। तो आपका अपना तरीका है किसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा होता है एल्गी, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। शैवाल, आपके घर के आसपास अगर चापाकल है तो आपने देखा होगा ना कि ग्रीन कलर की काई जैसी जो लग जाती है वो क्या है? शैवाल है। और तीसरा क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। नील हरित शैवाल, ये सब के सब क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक है। तो पौधों के अलावा एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, फिलहाल हम प्लांट्स पे फोकस करते हैं। अब यहां पर एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, क्या है? बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बैक्टीरिया है। याद कर लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, स्वपोषी जीवाणु, ऐसा जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो बैक्टीरिया है और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम दिया जाता है? साइनोबैक्टीरिया। तो वह बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वह बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मतलब वह बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को गलत नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। गलत नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, पीएनजी मिल जाएगी यश कुमार साहब, है ना? तो आप पीएनजी से भी नोट्स बना सकते हैं या हमारे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि नहीं मेरे साथ ही बनाना है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते। सबका अपना अपना अंदाज होता है पढ़ने का, है ना, अलग अलग। हाँ बिल्कुल आएगा बायो, एनटीपीसी में तो जबरदस्त ही आता है। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए, बात आ रही है समझ में? चलिए, हाँ, एल्गी सी में भी पाया जाता है। जहां पर नम स्थान मिलेगा वहां पे एल्गी आपको मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि समंदर में ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अब आ जाइए कि भाई पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कर क्या रहे हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहां से? तो एटमॉस्फेयर से। और पानी कहां से लेते हैं? तो भूमि से, जड़ों के द्वारा। मिट्टी से जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित करते हैं। और एनर्जी कहां से लेते हैं? ऊर्जा कहां से लेते हैं? अरे खाना बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, हम लोग लकड़ी, कोयला, एलपीजी जलाते हैं। ये एनर्जी लेते हैं कहां से? तो सनलाइट से। कहां से लेते हैं? सनलाइट, सूर्य प्रकाश। और इस सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, पहले अवशोषित होगा तब तो यूज होगा। इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में होता है एक पिगमेंट, एक डाई, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को शुद्ध हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो पौधे क्या कर रहे हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं, भूमि से जड़ों के द्वारा जल अवशोषित कर रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं सनलाइट से, और बना ले रहे हैं अपना खाना। क्या? C6H12O6, मतलब
ग्लूकोज। क्या बना ले रहे हैं? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज है पौधे का भोजन। क्या है? पौधे का भोजन। और बदले में हमें दे रहे हैं क्या? जिंदा रहने के लिए हम पे भी एहसान कर रहे हैं, दे रहे हैं क्या? ऑक्सीजन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण का क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो पौधे क्या कर रहे हैं? प्रकाश की सहायता से भोजन बना रहे हैं। प्रकाश की सहायता से भोजन बना रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। इसलिए इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है जी। प्रिंस कुमार शर्मा, राधे राधे। यूपीएससी में बिल्कुल बायोलॉजी आती है। तो यूपीएससी में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, साइंस और टेक का। तो साइंस वाला पोर्शन यहां से हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किससे निकल रहा है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसको हमने बैलेंस नहीं किया है इस इक्वेशन को, क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और फिर हम इस रिएक्शन को कंपेयर करेंगे किससे? रेस्पिरेशन से कंपेयर करेंगे आगे चल के। क्लियर है जी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना, हमें बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें पता करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जो अभी हमने लिखा है पिछली स्लाइड पे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, तो उत्तर क्या होगा बताइए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीजें आवश्यक हैं? तो एक, CO2 चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? सनलाइट। और तीसरा क्या चाहिए? पानी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? पानी। तो अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो एक चाहिए CO2, दूसरा क्या चाहिए? सनलाइट, तीसरा क्या चाहिए आपको? पानी, और चौथा क्या चाहिए? क्लोरोफिल। दिस 4 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 चीजें आवश्यक हैं, और इनमें से कोई एक भी एब्सेंट रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। हाँ हिमानी तोमर, पूछिए, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल, RO ARO सब कवर हो जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं। सूरज राम राम, ठीक है आप? तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं, तो बता दीजिए उत्तर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो एक हो गया आपका CO2, पहली चीज। दूसरा क्या चाहिए? तो पानी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? तो लाइट भी तो चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। चौथी चीज आपको होनी चाहिए क्लोरोफिल, जो पत्तियों में मौजूद होता है। हिंदी में इसको कहते हैं पर्णहरित। ठीक है जी, क्लोरोफिल, पर्णहरित। किचन ऑफ द प्लांट क्लोरोफिल को नहीं बोलते, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोफिल में क्या अंतर होता है। नहीं, तब कैसे एग्जाम निकलेगा? बिना पढ़े हुए एग्जाम निकलता नहीं है ना। उसके लिए तो आपको प्रॉपर जिस अंदाज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह की क्लास लेनी पड़ेगी ना। तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप कहिएगा ये 4 चीजें आवश्यक हैं, इनमें से कोई एक भी एब्सेंट रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी। लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री निम्नलिखित में से कौन कौन सी है, या कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी हैं, जरा बता दीजिए। रॉ मटेरियल का मतलब आता है समझ में ना, जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनी हुई है। जैसे मैं कहूं कि मुझे खीर या खिचड़ी बनानी है, खीर ले लेते हैं, मीठी चीज है,
शुभारंभ हुआ है तो मीठी चीज का नाम ले लेते हैं, खीर बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? चीनी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, है ना। जिन चीजों से मिलकर कुछ बना है दैट इज रॉ। तो अगर पूछा जाए कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां क्या क्या हैं, तब उत्तर आपका बदल जाएगा, तब हो जाएगा CO2 प्लस वाटर। आप कहोगे कैसे? क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना है, C6H12O6 ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज में है क्या क्या, ग्लूकोज में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन CO2 से मिला और हाइड्रोजन कहां से मिला, पानी से मिला। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्रियां हैं वो आपका हो गया CO2 और वाटर। राजन बिल्कुल राइट, CDS के लिए तो एकदम परफेक्ट रहेगा। 4-5 टॉपिक हो जाने दीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर्स बनाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। 50 क्लासेस कम से कम लगेंगी। आयुष आनंद साहब, ब्यूटी ने लिखा है CO2 और H2O, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा CO2 और वाटर मिलकर क्या बना है, ग्लूकोज। तो ये कच्ची सामग्रियां हो गई। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जरा देखिएगा। अभी हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या था कि भाई पौधे CO2 ले रहे थे, पानी ले रहे थे, और एनर्जी कहां से ले रहे थे, सनलाइट से ले रहे थे। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, क्लोरोफिल, पर्णहरित। ये जो पर्णहरित था ये प्रकाश को और शोषित कर रहा था, बना ले रहा था पौधा ग्लूकोज, और हमें जिंदा रहने के लिए दे रहा था ऑक्सीजन। यही ना, हमें जिंदा रहने के लिए दे रहा था ऑक्सीजन। अब देखिए प्लांट को जितना ग्लूकोज यूज करना होता है वो करते हैं। जो अतिरिक्त ग्लूकोज है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, प्लांट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है माय डियर फ्रेंड्स, उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में। स्टार्च को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, मंड। और जमा कर देते हैं कहां पर, पत्तियों में। और कहां पर, सब्जियों में। और कहां पे, फलों में। तो प्लांट्स को जितना ग्लूकोज यूज करना होता है वो करते हैं। जो बच गया, जो एक्स्ट्रा है, उस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा पौधा, स्टार्च में। और कहां जमा कर देगा, पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में। किसके लिए, अरे प्लांट का बाल बच्चा है क्या, हमारे लिए करते हैं। पौधा कहता है कि देखो हमने जितना यूज करना था कर लिया, बाकी तुम लोग ऐश करो। हम सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब क्या है, पौधे का संचित किया हुआ भोजन। तो पौधा हमें एक सीख दे रहा है कि अगर तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा है, ज्यादा धन है, तो दूसरों के लिए भी छोड़ो, नहीं तो मरने के बाद वो पैसे आपके लिए महज एक कागज का टुकड़ा है। पर आप जानते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती ही चली जाती हैं, जितना मिलता है उन्हें कम लगता है। गॉड ने इंसान को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। किसी के पास साइकिल है तो आरजू होती है, बाइक है तो ख्वाहिश और तमन्ना होती है, जुस्तजू होती है कार की। कार भी है तो लगता है ऑडी और जैगवार होता है तो ज्यादा मजा आता। फिर हेलीकॉप्टर और जहाज की, और फिर लगता है पूरी कायनात हमारी क्यों नहीं हो जाती। तो ख्वाहिशों का अंत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास ये चीज आ जाएगी तब हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, नहीं, वो दिन कभी नहीं आने वाला। जो है अभी वर्तमान में उसको यूज करके लाइफ को एंजॉय कीजिए। जिंदगी छोटी सी होती है और आप तो कभी संतुष्ट हो नहीं पाएंगे। गालिब कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो हमारा जो भला चाहने वाला है दुनिया में वो पौधा है। देखिए अपने लिए तो खाना बनाया, हमारे लिए भी छोड़ा, बदले में जिंदगी के लिए हमें ऑक्सीजन भी तो दे रहा है। तो हमारा भला चाहने वाला पौधा है। इंसान तो इंसान की टांग खींचने में मसरूफ,
हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ। लोग इन दिनों अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने की, लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाना ही चाहते हैं तो एक अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूं। एक शायर कहते हैं कि धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा, खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए। तो आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो आप अपना मकाम ऊंचा कर लीजिए, मर्तबा ऊंचा कर लीजिए, वो खुद नीचा हो जाएगा, ना कि उसकी टांग खींचिए। तो पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित करके पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में संचित कर देते हैं। आप कहिएगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हमें बायोलॉजी में विद्वान नहीं बनना, हमें आप ये बताइए कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बिल्कुल देखो मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट और व्हाट इज द रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट। पौधे का संचित भोजन क्या है या संग्रहित भोजन क्या है? आप लोग अब बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट? यू विल से स्टार्च। पौधों का संचित भोजन क्या है? तो मंड है या स्टार्च है। लेकिन साथ साथ सीजीएल में, सीडीएस में और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स। जंतुओं का संचित भोजन क्या है? उत्तर बताइए आप लोग। कहां से मिलता है? जब अभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे बताएंगे ना आपको ये एक्चुअली होता क्या है, कहाँ होता है, इसमें कौन सा मेटल होता है। ठीक है, चलिए वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स अगर पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन ऑप्शन में नहीं है तो फैट। तो जंतुओं का संग्रहित भोजन हो जाएगा ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन ऑप्शन में नहीं है तो वसा। लेकिन आप पूछिएगा सर अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों ऑप्शन में अगर है वी विल गिव प्रायोरिटी टू ग्लाइकोजन। बीपीएससी में यही सवाल था कि भाई जंतुओं का संचित भोजन क्या होगा, और ऑप्शन में ग्लाइकोजन और फैट दोनों ही थे। ज्यादातर बच्चों ने फैट लगाया, उत्तर गलत हो गया। तो जंतुओं का संग्रहित भोजन हमारा होगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ऑप्शन में नहीं है तो फैट, दोनों है तो प्रायोरिटी हम देंगे ग्लाइकोजन को। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? चलो, स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई, कवकों का संचित भोजन क्या होगा? कवकों का संचित भोजन क्या होगा? तो याद कर लीजिएगा कवकों का संचित भोजन भी ग्लाइकोजन ही होगा, ग्लाइकोजन ही होगा। अब आप देखिए सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी पे आते हैं। सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी आपसे पूछा गया कि भाई टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय, टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय, मंड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय, मंड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप देखिएगा सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी में भुज्जू और पहेली जो है एक बॉटल लेकर मंड का परीक्षण कर रहे हैं। सचिन कह रहे हैं कि सर ठंड में जब धूप नहीं होती है तो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो कम होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहती है ना, ऐसा नहीं कि सारी धूप गायब है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय, यू विल से आयोडीन। मंड का जो परीक्षण है वो आयोडीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा। कितने लोगों का आया? किसी का उत्तर नहीं आया। कोई भी बुक पीवाईक्यू का तो कोई बुक खरीद सकते हैं शिवांश, है ना? पीवाईक्यू के लिए कोई भी बुक खरीद लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपको किसी खाद्य सामग्री में यह पता करना है कि स्टार्च है कि नहीं है, तो किसी खाद्य सामग्री में, किसी फूड आइटम में यह आपको पता करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो उस पर आप 2-3 ड्रॉप किसका डालो? आयोडीन का डालो। अगर आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डाल रहे हैं
और आयोडीन डालने के बाद कलर में चेंज आ रहा है और कलर चेंज करके ब्लू ब्लैक हो गया है, गहरा नीला सा कलर हो गया है। कैसा? गहरा नीला सा कलर हो गया है। इसका मतलब है कि उस खाद्य सामग्री में निश्चित रूप से क्या है? स्टार्च है। अरे स्टार्च है क्या? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च आप जानते ही हैं कि स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ना। जैसे आप आलू खाते हैं तो आलू में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या रख दिया गया है? स्टार्च। हम चावल खाते हैं, चावल में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। तो जैसे आप क्या करें कि एक आलू लें, क्लास में मैडम आप लोगों को पढ़ाती होगी तो देखा होगा, ये 10th में ये करवाते हैं लैब में। तो एक आलू को 2 स्लाइस में काट लो, तो ये है पील्ड पोटैटो, मतलब कटा हुआ आलू, कटा हुआ आलू। तो ये 2 पीस बनाओगे इसके, तो देखोगे थोड़ा सा हल्का पीलापन लिए रहता है आलू। लेकिन आप इस पर जैसे ही 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डाल दो, आयोडीन, तो आयोडीन ड्रॉप डालते ही देखिएगा ये आलू जो है ना वो कैसा हो गया? बिल्कुल ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब इस आलू में क्या है? स्टार्च है। तो अगर किसी खाद्य सामग्री में हमें यह पता करना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो अगर उस पर हम 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डालें और आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें जरूर आपका स्टार्च है। जैसे देखिए, हम लोग जो चावल खाते हैं ना, चावल को ऐसे मैश लीजिए, पेस्ट बन जाएगा चावल का, और उस पर आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डालिए, डालते ही कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये क्या प्रूफ कर रहा है? कि चावल में स्टार्च है। लेकिन आप क्लास से एक बच्चे को बुलाइए और उसे कहिए कि भाई साहब, इसको आप चावल को अब क्या करो? मुंह में चबा लो। थोड़ी देर उसे चबाने के लिए कहिए और फिर कहिए उगल दो। अब उस उगले हुए चावल पर आयोडीन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इससे बच्चे को हम 2 बात बता सकते हैं कि देखो, पहले जो चावल था जिसका मैंने हाथ से पेस्ट बनाया था और उस पे हमने डाला था आयोडीन, तो ब्लू ब्लैक हुआ। क्यों? क्योंकि चावल में था स्टार्च। लेकिन जब हम किसी चीज को मुंह में रखकर चबाते हैं तो हमारी लार ग्रंथियों से लार निकलता है, और लार में एक एंजाइम होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, जो स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। तो हम बच्चे को बोलेंगे कि भाई जब हमने चबाया तो क्या हुआ? लार निकला। लार में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को किसी और चीज में बदल देता है। तो इस तरह से जब आप बच्चों को पढ़ा देते हो ना, तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि मंड का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, मंड का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, चूंकि आज थी इंट्रोडक्शन की क्लास। ठीक है, तो एक बार आप लोग बताइए कि स्पीड वगैरह ठीक ठाक है? स्पीड ठीक है? तो बिल्कुल बायलिंगुअल हम लोग चलेंगे और आप लोगों को दिक्कत नहीं आने देंगे बायोलॉजी में। ठीक है, क्लियर? चलिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे आगे हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट का फंक्शन देखेंगे, फैट का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है। तो ये सब एनिमल न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्ट डालने से थोड़ा कम होगा क्योंकि सॉल्ट में भी आयोडीन होता है पर उतना ज्यादा नहीं होता है। एकदम आप प्योर आयोडीन डालेंगे तो तुरंत रंग पता चलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स चूंकि आज इतने तेजी से आ रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो जिनका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं वो नेक्स्ट क्लास में भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं इधर पढ़ाने में लगा हूं, आप कमेंट्स किए जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो मुझे एक बार में क्या होता है ना, 4-5 बच्चों का ही कमेंट दिखता है। जैसे आपने कोई कमेंट किया और 3-4 बच्चों ने और कर दिया कमेंट आपके बाद, तो आपका बहुत नीचे चला जाता है, वो मुझे नहीं दिखता। ठीक है, तो हो सकता है कि आज भी बहुत सारे बच्चों के मतलब क्वेश्चंस के जवाब ना मिले हों, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखिए अभी और तेजी से आ रहे हैं, है ना। तो क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। हाँ भाई, सीजीएल तो आराम से निकलेगा। ठीक है, चलिए।
तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में इससे आगे की हम लोग बात करेंगे। केमिस्ट्री का प्रिंट वाला ठीक है, डलवाते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्पीड जो है हमारी थोड़ी अभी कम रहेगी, फिर धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे और अपना लेवल भी बढ़ाएंगे। तो आज हम 7th लेवल पे थे, है ना, 7th लेवल पे, और अपना स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हम चलेंगे 11th लेवल पे, क्योंकि आपको 11th में भी प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। तो आज रहने देते हैं, यहाँ तक, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। काफी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं भाई साहब। 50 क्लास लगभग होगी। टाइम देना लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।